जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, भैरव नगर। दिन में यह गांव जितना खूबसूरत दिखाई देता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमयी और डरावना बन जाता था। चारों तरफ फैले देवदार के जंगल, दूर दूर तक पसरी धुंध और पहाड़ों से टकराती ठंडी हवाएं किसी अनजान खतरे का एहसास कराती थी। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। खासकर गांव के उत्तर में स्थित पुराने कब्रिस्तान के पास तो कोई भूल कर भी नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि वहां सदियों पुराना एक काला ताबूत दफन है, एक ऐसा ताबूत जिसे कभी नहीं खोला जाना चाहिए। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। दिल्ली से घूमने आई 3 सहेलियां, आर्या, काव्या और निशा, इन कहानियों को केवल अंधविश्वास मानती थी। आर्या शांत स्वभाव की थी, निशा थोड़ी डरपोक थी और काव्या को रोमांच पसंद था। जिस चीज से लोग डरते थे उसे देखने की जिद उसी को सबसे ज्यादा होती थी। शाम के समय वे तीनों गांव के पुराने चायखाने पर बैठी थीं। वहीं उनकी मुलाकात रामलाल बाबा से हुई। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सा डर। उन्होंने तीनों को गौर से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम लोग शहर से आई हो ना? आर्या मुस्कुराई। जी बाबा, रामलाल ने सिर हिलाया। तो एक बात याद रखना, रात के बाद पुराने कब्रिस्तान की तरफ मत जाना। काव्या हंस पड़ी। क्यों बाबा, वहां भूत रहता है क्या? बाबा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। भूत नहीं, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, उससे कहीं ज्यादा भयानक चीज है वहां। निशा के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। क्या मतलब? रामलाल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बहुत साल पहले एक तांत्रिक यहां आया था। उसे अमर होना था। उसने काले जादू का प्रयोग किया, लेकिन उसकी शक्ति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। गांव वालों ने मिलकर उसे मार दिया और उसकी आत्मा को एक काले ताबूत में कैद कर दिया। तब से वह ताबूत उसी कब्रिस्तान में है और हर अमावस्या की रात उसके अंदर से खरोंचने की आवाजें सुनाई देती है। हवा अचानक और ठंडी हो गई, लेकिन काव्या मुस्कुरा रही थी। अच्छी कहानी है बाबा, रामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह कहानी नहीं है बेटी, मेरे दादा ने अपनी आंखों से वह ताबूत देखा था। तीनों सहेलियां वापस अपने गेस्ट हाउस लौट आईं। रात के 10 बजे थे। बाहर हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन काव्या के मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, ताबूत। उसने धीरे से कहा, क्यों ना आज रात चलकर देखा जाए? निशा तुरंत बोली, मैं कहीं नहीं जा रही। आर्या भी असमंजस में थी, लेकिन काव्या ने उन्हें मना लिया। सिर्फ 10 मिनट, तस्वीरें खींचेंगे और वापस आ जाएंगे। आखिरकार रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर निकल पड़ी। पूरा गांव सो चुका था, केवल हवाओं की सीटी सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के करीब पहुंच रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। अचानक निशा रुक गई। तुम लोगों ने सुना? दोनों ने उसकी ओर देखा। दूर कहीं से किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटी हुई और बेहद दर्दनाक। आर्या का गला सूख गया। शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन काव्या आगे बढ़ती रही। कुछ ही मिनटों बाद वे पुराने कब्रिस्तान के सामने खड़ी थीं। लोहे का टूटा हुआ फाटक हवा में अपने आप हिल रहा था। चर चर चर। अंदर सैकड़ों साल पुरानी कब्रें थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ आधी जमीन में धंसी हुई, और उन सब के बीच घना कोहरा फैला हुआ था। निशा ने कांपते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए, मानो किसी भारी चीज को घसीट कर ले जाया गया हो। वे निशान कब्रिस्तान के सबसे पुराने हिस्से की ओर जा रहे थे। काव्या ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और अगले ही पल तीनों की सांसें रुक गईं। उनके सामने एक विशाल काला ताबूत रखा था। उसकी लंबाई लगभग 8 फुट थी। पूरा ताबूत लोहे की जंग लगी जंजीरों से बंधा हुआ था। ऊपर अजीब प्रतीक बने हुए थे और बीच में उकेरे गए शब्द पढ़कर तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जो सो रहा है उसे जगाना मत। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। पेड़ हिलना बंद हो गए, मानो पूरी दुनिया रुक गई हो। निशा की आंखों में आंसू आ गए। काव्या, प्लीज चलो यहां से। लेकिन काव्या उस ताबूत को ध्यान से देख रही थी। उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत छू। लेकिन काव्या मुस्कुराई। इतने साल पुराना ताबूत है, अंदर कुछ ऐतिहासिक चीज हो सकती है। उसने कांपते हाथों से जंग लगी जंजीर को पकड़ लिया। उसी क्षण दूर पहाड़ों में बिजली कड़की, आसमान में काले बादल छा गए और कहीं गहराई से एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, खर खर।
खर। तीनों एकदम स्थिर हो गईं। आवाज ताबूत के अंदर से आ रही थी। खर खर खर। आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुनाई दे रही। निशा का पूरा शरीर कांप रहा था। आर्या, ये आवाज सचमुच ताबूत के अंदर से आ रही है। आर्या ने टॉर्च कसकर पकड़ ली। उसके माथे पर पसीना था, जबकि चारों तरफ कड़ाके की ठंड थी। लेकिन काव्या अभी भी ताबूत को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अचानक ताबूत पर बंधी एक जंगलगी जंजीर अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। धड़ाम। तीनों चीख पड़ी। उसी क्षण कब्रिस्तान में तेज बर्फीली हवा चलने लगी। पेड़ बुरी तरह झूलने लगे और दूर दूर तक कुत्तों के रोने की आवाज गूंज उठी। रामलाल बाबा की चेतावनी आर्या के कानों में गूंजने लगी। जो सो रहा है उसे कभी मत जगाना, भागो। आर्या चिल्लाई। तीनों पूरी ताकत से कब्रिस्तान के बाहर भागने लगी। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वे जितनी देर भागती उतनी ही देर बाद फिर उसी काले ताबूत के सामने पहुंच जाती। निशा रोने लगी। हम यहां से निकल क्यों नहीं पा रहे? काव्या का चेहरा भी अब पीला पड़ चुका था। तभी ताबूत के अंदर से किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मानो कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। और फिर एक भारी टूटी हुई आवाज गूंजी, मुझे आजाद करो। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज इंसान जैसी थी, लेकिन इंसानी नहीं थी। उसमें सैकड़ों लोगों की कराहें मिली हुई थी। निशा ने आंखें बंद कर ली। हे भगवान! तभी अचानक काव्या के पीछे किसी ने खड़े होकर फुसफुसाया, तुमने मुझे जगा दिया। काव्या पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा। अगले ही पल किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उठा लिया। आर्या, बचाओ! उसकी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। आर्या और निशा उसकी ओर दौड़ी, लेकिन एक काला धुआं काव्या को चारों तरफ से घेर चुका था। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी काली होने लगी। कुछ ही सेकंड बाद वह धीरे से जमीन पर उतर गई और मुस्कुराने लगी। एक ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने अपना सिर टेढ़ा किया और धीमी आवाज में कहा, वो जाग चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। आर्या पीछे हट गई। काव्या, तुम ठीक हो? लेकिन जवाब में केवल भयानक हंसी सुनाई। हाँ हाँ हाँ। अचानक पूरे कब्रिस्तान की लाइट जैसी चांदनी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में दो लाल आंखें चमकने लगीं। वे आंखें ताबूत के अंदर। धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन अपने आप खुलने लगा। चर चर चर। अंदर केवल काला धुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन उस धुएं के बीच एक इंसानी आकृति खड़ी थी। बहुत लंबी, बहुत दुबली, और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद थी और आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल। निशा डर के मारे बेहोश होने वाली थी। आर्या ने उसका हाथ पकड़ा। भागो! इस बार वे बिना पीछे देखे दौड़ती रहीं और आश्चर्य की बात, वे कब्रिस्तान से बाहर निकलने में सफल हो गईं। गांव पहुंचते पहुंचते सुबह होने लगी थी। दोनों सीधे रामलाल बाबा के घर पहुंची। दरवाजा खुलते ही बाबा ने उनके चेहरे देखे और सब समझ गए। उनके हाथ कांपने लगे। तुम लोगों ने ताबूत को छू लिया। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। काव्या अब वैसी नहीं रही। रामलाल ने गहरी सांस ली, फिर घर के एक पुराने संदूक से पीले पड़ चुके कागज निकाले। उन पर सैकड़ों साल पुराने चित्र बने थे। एक चित्र में वही काला ताबूत था और उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। रामलाल बोले, उसका नाम जाहिर नहीं किया जाता। लोग उसे केवल ताबूत वाला कहते हैं। वह इंसानों के शरीर पर कब्जा कर सकता है और जिसे वह चुन ले उसे कोई नहीं बचा सकता। निशा ने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या होगा? रामलाल की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। आज रात से मौत का सिलसिला शुरू होगा। जब तक ताबूत दोबारा बंद नहीं होगा, भैरव नगर सुरक्षित नहीं रहेगा। उसी समय गांव के बीचों बीच एक औरत की चीख सुनाई दी। तीनों बाहर भागे। लोग एक घर के सामने जमा थे। दरवाजे पर गीली मिट्टी से एक निशान बना था, एक ताबूत का निशान, और घर के अंदर एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। उस रात पूरा गांव जागता रहा, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था, क्योंकि काव्या अब अकेली नहीं थी। उसके साथ कोई और भी लौट आया था। भैरव नगर में उस रात किसी की आंख नहीं लगी। हर घर के दरवाजे बंद थे। खिड़कियों पर लकड़ियां ठोक दी गई थी, लेकिन डर किसी दरवाजे को नहीं मानता। रात के ठीक 2 बजे निशा की नींद अचानक खुल गई। कमरे में असामान्य ठंड थी। उसने कंबल हटाया और तभी खर खर
वही आवाज, वही खरोंचने की आवाज। इस बार उसके बिस्तर के नीचे से। निशा का गला सूख गया। उसने कांपते हुए नीचे झांका। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे नया शरीर चाहिए। निशा चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। आर्या और रामलाल बाबा तुरंत उसके पास पहुंचे, लेकिन जब वे वापस कमरे में गए वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीली मिट्टी से बना एक निशान, एक ताबूत का निशान। रामलाल बाबा समझ चुके थे समय खत्म हो रहा था। उन्होंने कहा, आज अमावस्या है। अगर सूरज निकलने से पहले ताबूत को बंद नहीं किया गया तो वह हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। तीनों ने पुराने मंदिर का रुख किया। मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक प्राचीन ताबीज और कुछ मंत्र दिए। यह ताबीज केवल एक बार उसकी शक्ति को रोक सकता है, लेकिन ताबूत बंद करने का काम इंसानों को ही करना होगा। आधी रात के बाद आर्या, निशा और रामलाल बाबा फिर उसी कब्रिस्तान की ओर बढ़े। बर्फ लगातार गिर रही थी। हवा में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। जैसे ही वे पुराने फाटक के पास पहुंचे, उनके कदम रुक गए। कब्रिस्तान अब पहले जैसा नहीं था। हर कब्र खुली हुई थी और उनमें से काला धुआं निकल रहा था। बीचों बीच वही विशाल काला ताबूत खुला पड़ा था। उसके सामने काव्या खड़ी थी, लेकिन वह अब काव्या नहीं थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों का मिश्रण लग रही थी। तुम लोग वापस आ गए। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। काव्या, वापस आ जाओ। लेकिन जवाब में केवल भयानक हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ। अचानक जमीन कांपने लगी। कब्रों के भीतर से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। निशा डर के मारे पीछे हट गए। रामलाल बाबा मंत्र पढ़ने लगे। उनके हाथ में पकड़ा ताबीज चमकने लगा। कुछ क्षणों के लिए पूरा काला धुआं रुक गया। आर्या, रामलाल चिल्लाए, अभी। आर्या पूरी ताकत से ताबूत की ओर दौड़ी, लेकिन तभी एक विशाल काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह 7 फुट से भी लंबी थी। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद थी। लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं और उसके लंबे नाखून जमीन को चीर रहे थे। वही था, ताबूत वाला। उसने धीमी आवाज में कहा, सदियों बाद मैं फिर आजाद हुआ हूं। अब कोई मुझे वापस कैद नहीं कर सकता। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया। आर्या हवा में उठ गई। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। तभी निशा दौड़कर आगे आई। उसने मंदिर से मिला ताबीज उस प्राणी की ओर फेंक दिया। एक तेज प्रकाश फैला। भयानक चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। मौका मिलते ही वह ताबूत तक पहुंची, लेकिन ताबूत का ढक्कन इतना भारी था कि वह अकेले उसे हिला भी नहीं पा रही थी। तभी काव्या की आंखों से एक आंसू निकला। कुछ क्षणों के लिए उसकी असली चेतना वापस आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्या, मुझे बचाने की कोशिश मत करो। ताबूत बंद कर दो अभी। आर्या रो पड़ी। नहीं, लेकिन काव्या मुस्कुराई। दोस्ती का मतलब कभी कभी त्याग भी होता है। अगले ही पल उसने खुद को उस काली शक्ति के साथ ताबूत के अंदर धकेल दिया। रामलाल बाबा और निशा भी दौड़कर आए। तीनों ने मिलकर पूरी ताकत से ढक्कन बंद कर दिया। धड़ाम! पूरा कब्रिस्तान हिल उठा। आसमान में बिजली चमकी। हजारों आत्माओं की चीखें एक साथ गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई। कोहरा गायब हो गया। कब्रें फिर से बंद हो गई। सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ने लगी। ताबूत गायब हो चुका था, लेकिन काव्या भी हमेशा के लिए चली गई थी। 6 महीने बाद जीवन सामान्य होने लगा। लोगों ने उस रात को भुलाने की कोशिश की। आर्या और निशा हर साल काव्या की याद में मोमबत्ती जलाती थी। उन्हें विश्वास था कि बुराई समाप्त हो चुकी है, लेकिन एक सर्द रात जम्मू कश्मीर के एक पुराने महल की मरम्मत के दौरान मजदूरों को तहखाने में एक विशाल काला संदूक मिला। उस पर जंग लगी जंजीरें थीं और सामने वही शब्द लिखे थे, जो सो रहा है उसे जगाना मत। एक युवा मजदूर हंस पड़ा। अंदर खजाना होगा। उसने हथौड़ा उठाया। जैसे ही जंजीर टूटी, पूरा तहखाना ठंडा हो गया और अंधेरे के भीतर से धीरे धीरे वही आवाज सुनाई दी, खर खर खर। फिर 2 लाल आंखें खुली और एक फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आ गया हूं।